खेतों में हरियाली किसान से हैं, देश में खुशहाली किसान से हैं। ये जो देख रहे हैं ना रोशनी बाजारों में आप, ये खूबसूरत सी दिवाली किसान से हैं। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। वाकई में बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो खेतों के आसपास जन्म लेते हैं, जिन्हें इस मातृभूमि की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और आप जैसे मेहनतकश किसान जब इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हम भी अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए हर बार इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा लेकर आया जाए जिससे कि प्रेरणा लेकर आप और भी अच्छे से कार्य कर सकें। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम की थीम है जैविक, हमारे इस कार्यक्रम की थीम है ऑर्गेनिक। हम लोगों का मानना यह है कि जो व्यक्ति पेस्टिसाइड से, केमिकल के उपयोग से अन्न उगाते हैं वो किसान तो हो सकते हैं पर जय जय किसान नहीं हो सकते, अन्नदाता उन्हें हम नहीं कह सकते। जी हाँ, आज भी हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आप भी उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप भी उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे उनसे संवाद कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। राम राम साहब। भारतीय जनमानस में खाने का तेल असल में हमारे जीवन में इस प्रकार से समा गया है, हमारे रग रग में इस प्रकार से समा गया है कि उसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे के जन्म से तेल की मालिश से लेकर जब उसकी शादी होती है तब भी सबसे पहले उसे तेल ही चढ़ाया जाता है, हल्दी मिलाकर। और हाँ जी हाँ, हम इतने स्वादिष्ट स्वाद के इतने दीवाने लोग हैं कि हमें तेल से तला हुई चीज़ें घी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप बाजार में चले जाइए, चाहे नमकीन हो, चाहे आपकी कचौरियाँ हो, समोसे हो, हम इस तेल के बिना नहीं रह सकते। परंतु क्या ये तेल आपके लिए फायदेमंद है? क्या जो तेल का स्वरूप इन दिनों में लगातार बदल रहा है उससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही है? आज इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, कि एक बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोज मुरारका। जी हाँ, डॉक्टर मनोज मुरारका खुद अपनी तेल की कंपनी चलाते हैं, उनकी अपनी तेल की मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय तेल का जो एसोसिएशन है, जिसे नेशनल ऑयल एंड ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, उसके सचिव भी हैं। और आज हमें बताएंगे कि क्या है असल में तेल की शुद्धता का राज। और सबसे खास बात यह कि जो हमारे इस कार्यक्रम की मुहिम है, जो इस कार्यक्रम की थीम है, वो ये है कि ये केवल जैविक तेल में विश्वास रखते हैं, ये केवल ऑर्गेनिक तेल को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं किसानों से कि आप भी जैविक उगाइए जिससे कि हम लोगों को जैविक उत्पाद दे सकें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कार्यक्रम है और हम पूरी तरह से जैविक को बढ़ावा देने की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से आप तेल के व्यवसाय में आए और कैसे आपने अपने जीवन को जैविक तेल की तरफ मोड़ा? नमस्कार। मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद बोलूँगा कि आपने इतने बढ़िया प्रोग्राम में मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका दिया है। देखिए, हमारी शुरुआत सन 1945 से हमारी फैमिली एडिबल ऑयल्स के बिजनेस में है जी। और 95 तक हम लोग यूजुअली एडिबल ऑयल से रिलेटेड बिजनेस फैमिली कर रही थी। परंतु 95 में जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ जी, तो अचानक बाहर के तेलों की इंडिया में बाढ़ आ गई और उस समय इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का इतना क्रेज़ था कि इम्पोर्टेड ऑयल्स को भी हमारी यहाँ की जनता ने हाथों हाथ लिया। परंतु मैं उस समय स्टडी कर रहा था और मैंने जब देखा कि ये जो तेल आ रहा है वो उसमें ये सुगंध रहित, गंध रहित और कलर रहित ये तेल जो आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन किया, बहुत सी रिसर्चेज पढ़ी, तो पता चला कि ये जो तेल अपन जो रिफाइंड के नाम पे आ रहा है वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है जी। इसको देखते हुए फिर मैंने भी विचार बनाया कि अब मैं इसी फील्ड में जाऊंगा और अपने जो पारंपरिक और जो प्राचीन तेल है उनको जीवित रखेंगे, क्योंकि वो तेल ही सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ तेल, मात्र नाम से तेल होने से उसका काम नहीं हो जाता है। इसको देखते हुए मैंने जैविक तेल और जैविक प्रोसेसिंग की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हुए इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ा। मुरारका जी, हम कह रहे हैं कि बाहर से जब तेल आए उन लोगों ने कहा कि हमारा जो तेल है वो चिपचिपा नहीं है, हमारा जो तेल है वो गंध रहित है, हमारा जो तेल है वो साफ है, सुंदर है, अच्छा है, स्वादिष्ट है और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जबकि बात अगर हम पुराने दिनों की करें, जब हम लोग तेल लेने के लिए कोल्हू के उसमें जाया करते थे या घानी में जाया करते थे और अब एक स्टील की बाल्टी लेकर जाया करते थे, उसमें तेल लेकर आते थे, उसमें बनी हुई चीज़ें, उसमें डले हुए अचार, उसमें बनी हुई सब्जियाँ, ये सब तो
कई सालों तक खराब नहीं होती, कई दिनों तक खराब नहीं होती थी, और आज जो तेल लेकर आते हैं उनसे बने हुए उत्पाद तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं। तो फिर शुद्ध कौन सा हुआ? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। एक्चुअली में जो भी रिफाइंड तेल है उसकी जो विधि है बनाने की, उसमें अगर अपन ने जैविक प्रोडक्ट भी यूज़ किया है, परंतु उस विधि से रिफाइंड तेल की जो बनाने की विधि है उससे उसकी जैविकता की जो गुणवत्ता है वो करीबन एकदम ख़त्म हो जाती है और हकीकत में वो एक हानिकारक तेल बन जाता है, क्योंकि उसमें हेक्सिन की मात्रा भी रहती है। अब जैसे आपने पुराने तेलों की बात की, तो तेल का जो एक मूलभूत गुण जो होता है वो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व है, मतलब किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना है। अचार हम लोग सरसों तेल में इसके लिए बनाते थे क्योंकि लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। परंतु आज विडंबना ये देखिए कि जो रिफाइंड तेल है और जो एक गुण होना चाहिए किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने का तेल में, उस तेल को सुरक्षित रखने के लिए उसमें केमिकल के प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं। मतलब आप देखिए कि उसका जो मूलभूत गुण है वो उसके अंदर समाप्त हो गया। तो जो तेल अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो वो कैसे आपके शरीर के लिए और आपकी बॉडी के लिए लाभकारी होगा? तो ये तो एक बहुत साधारण सा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को मालूम है। जी, कहा जाता है कि तेल में चिकनाई के कारण तरह तरह के रोग हो जाते हैं, जैसा कि क्योंकि इस समय पर जो कस्टमर हो गया है, जो ग्राहक हो गया है, जो आम उपभोक्ता हो गया है, वो असल में विज्ञापनों को देखकर तेल को खरीदता है या किसी भी उत्पाद को खरीदता है। तो विज्ञापनों का जो युग है उसमें कहा जाता है कि हमारा जो तेल है वो चिकनाहट रहित है, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको बीमार कर सकें। उसके बावजूद भी लोगों की बीमारियां तो कम नहीं हो रही हैं। देखिए, ये एक बहुत विडंबना की बात है कि जो एडवर्टीजमेंट अपने इंडिया में होती है और जब तक उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तब तक काफ़ी बहुत बड़ी हानि जनता तक पहुंच जाती है और उसके दिमाग में वो मेंटलिटी बैठ जाती है और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया वो जनता तक नहीं पहुंचती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया। कोलेस्ट्रॉल जो वर्ड है साहब, किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल होते नहीं है, चाहे वो कितना भी हल्का तेल हो या बढ़िया तेल हो, किसी भी तेल में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्लांट एक्सट्रैक्ट से नहीं आ सकता, वो एनिमल एक्सट्रैक्ट से ही कोलेस्ट्रॉल आ सकता है। हालांकि तेल कौन सा तेल यूज कर रहे हैं उस पर आपकी बॉडी में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल का ऊपर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है उस तेल का, लेकिन तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे नंबर बात, जो उसके अंदर स्मेल है और जो खुशबू होती है या अपन स्मेल बोलते हैं और जो कलर है वो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको दूं कि आपके पास एक चंदन की लकड़ी है जो 5,000 रुपये केजी है और एक बबूल की लकड़ी है जो 5 रुपये किलो है। इसकी महत्वता तब तक है जब तक ये दोनों अपनी एक्चुअल स्थिति में है। आप खुशबू लेके बता सकते हो साहब ये चंदन की लकड़ी है और ये बबूल की लकड़ी है, दोनों सेम मात्रा में। अब उनको जला के राख बना लीजिए, उसके बाद उनकी जो मूलभूत उसका जो गुण है वो समाप्त हो गया। अब राख चाहे वो चंदन की राख हो चाहे बबूल की राख हो, दोनों का यूज नहीं है। उसी प्रकार तेल के साथ जो रिफाइंड तेल बनाते हैं तो केमिकल में बहुत हाई टेम्परेचर में इसको ले जाके बनाया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि एक तेल को एक बार गर्म करने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, जबकि रिफाइंड तेल तो अपने आप में ही गर्म आ रहा है, गर्म पद्धति से बन रहा है। तो इस कारणवश ये जो भ्रांतियां फैलाई गई है तेल के नाम पे, और इससे आज बहुत सी नई नई बीमारियां पैदा हो रही है जिसमें तेल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जी, कुछ और भ्रांतियां भी हैं जो कि नेट पर, क्योंकि आजकल नेट का युग है, जिसमें बताया जाता है कि जो स्टील प्रेस मशीन्स होती हैं उनसे जो तेल निकलता है वो एक अलग क्वालिटी का होता है, और जो बुल ड्रिवन वुडन प्रेस ऑयल होता है उसकी जो गुणवत्ता है वो कुछ अलग होती है। पर क्योंकि 125 करोड़ की जनता को तेल पहुंचाने के लिए वुडन प्रेस बुल ड्रिवन तो संभव है नहीं कि इतने तेल की घाड़ियां बनाई जाए सब तक पहुंच पाए। क्या राज है इसमें? क्या वाकई में फ़र्क होता है इन दोनों की प्रोसेसिंग में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि तेल दो प्रकार को अपन अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो तेल को दो प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक रिफाइंड ऑयल्स और एक कोल्ड प्रेस ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल्स तो देखिए आपको घर में भी नहीं रखना चाहिए। मैं अपने घर वालों को ये सलाह दूंगा कि आप घर में भी नहीं रखना चाहिए। हालांकि मैं इसकी ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन मैं फिर भी ये सलाह देता हूँ कि साहब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब कोल्ड प्रेस है, इस कोल्ड प्रेस को बनाने के भी यूजुअली जो ज़्यादातर यूज आ रहे हैं वो 3 मेथड है। एक तो वुड से बनाया जा रहा है कोल्ड प्रेस, दूसरा आपने जैसे कहा कि स्टील से है, और तीसरा नंबर प्लास्टिक से है। प्लास्टिक की भी प्रेसिंग मशीन आती है जिससे ये तेल बनता है। तो इसमें देखिए सबसे उत्तम तो वुड प्रेस वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो वुड की प्रेस से बना हुआ तेल है वो सबसे उत्तम है। सेकेंड वाले स्टील आ गई और थर्ड नंबर प्लास्टिक आ गया। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा, ये चाहे तीनों विधि में
हालांकि पहला वुड है, दूसरा स्टील है, थर्ड प्लास्टिक है, परंतु ये तीनों विधि से भी बना हुआ तेल रिफाइंड तेल से कई गुना बेटर ऑयल है। जी, तो क्यों रिफाइंड तेल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो रिफाइंड तेल कहाँ से आया? रिफाइंड तेल हिंदुस्तान में तो था नहीं। देखिए, हकीकत बात यह है कि अपने इंडिया में पूरा वुड प्रेस ही था जी। हालांकि छोटे छोटे गांवों में घानियाँ लगी हुई होती थी, काफ़ी मात्रा में घानियाँ लगी हुई थी। हमने उस स्ट्रक्चर को पूरा डिस्टर्ब कर दिया रिफाइंड के नाम से। जी। फॉरेन का जब तेल आया तो वो बड़ी कंपनी एक बड़ा बजट लेके आई और इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया कि देखिए ये तेल गंध रहित है, सुगंध रहित है और एक्चुअलिटी में उसमें कोई भी न्यूट्रिशन भी नहीं है, वो न्यूट्रिशन रहित भी है। तो इस प्रकार का प्रचार देने के बाद जो घानी वाले थे, घानी की कॉस्टिंग थोड़ी ऊपर आती है ऑयल की आप बनाने। एक तो आप केमिकल से कुछ बनाइए, मतलब फॉर एग्जांपल लीजिए कि आप कारपेट बना रहे हो, एक तो आपने हाथ से कारपेट बनाया वुलन से और एक आपने मशीन से प्लास्टिक का कारपेट बना रही है, तो दोनों की कॉस्टिंग में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। लेकिन ये फ़र्क स्टार्टिंग में पब्लिक नहीं समझ पाई और जब तक समझ पाती थी तो ये छोटी छोटी घानियाँ बंद हो चुकी और अपना डाइवर्जन जो है वो इम्पोर्टेड ऑयल पे और रिफाइंड ऑयल पे शिफ्ट हो गया। ये एक खुशकिस्मती मानिए कि कोरोना काल में बहुत से दुष्परिणाम है कोरोना काल के, परंतु कुछ सुखद परिणाम भी ये है कि लोगों ने वापस अपनी प्राचीन सभ्यता की तरफ रुख किया, प्राचीन प्रोडक्ट की तरफ रुख किया और उनको पता है कि जो हमारे प्राचीन काल से जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, जो कि कोरोना काल में भी जिसका अपने को उसका असर देखने को मिला है। जी, चलिए हम अपने मूल विषय की तरफ लौटते हैं। जिस मूल विषय के लिए हमने आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है वो ये है कि हम अगर मान लीजिए सरसों के जो बीज हैं, सरसों हैं, वो हमने ऑर्गेनिक ले ली, हम जो भी मूंगफली के दाने हमने ऑर्गेनिक ले लिए, परंतु क्या उनको हम केवल तेल निकाल के खाने मात्र से वो तेल ऑर्गेनिक हो जाएगा या उसकी प्रोसेसिंग में भी कुछ इस तरह की सावधानियां रखनी पड़ेगी जिससे कि उसका ऑर्गेनिक वजूद बरकरार रहे? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपने जो सबसे ज़्यादा भी जनता में इसका कन्फ्यूज़न है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक चीज़ ले आते हैं जबकि उसके प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, जबकि हकीकत में हम इसको PPP बोलते हैं कि पहला है प्रोसेसिंग, फिर पर्सन, फिर प्रोडक्ट, थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट आता है। अगर आपने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया ले लिया, ऑर्गेनिक ले लिया, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग इनऑर्गेनिक है तो आपकी ऑर्गेनिक होने का कोई यूज़ नहीं रहा। और अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा अनऑर्गेनिक है, हालांकि आज की डेट में मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक की तरफ रुझान करें, क्योंकि इससे ना आप जनता का भला कर रहे हैं, बाकी आपकी इनकम में भी इसमें बहुत ड्रास्टिकली बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। फिर भी लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग आपने गलत कर दी तो आपने ऑर्गेनिक की जो भी गुण है वो सारे नष्ट कर दिए। और अगर प्रोडक्ट थोड़ा अनऑर्गेनिक है, क्योंकि आज की डेट में सभी को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलना अभी असंभव है, इसके लिए कुछ साल लगेंगे। अगर आज भी हम पूरी जोर शोर से इस पे लगे तो प्रोडक्ट अगर थोड़ा हल्का है लेकिन प्रोसेसिंग आपने ऑर्गेनिक कर दी तो भी आप उसमें ऑर्गेनिक के बहुत से गुण पैदा कर सकते हैं। जी, तो जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, आपकी क्या USP है जिसके कारण कि आप को अवार्ड्स भी मिले हैं, आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है? क्या किस तरीके से आप प्रोसेस करते हैं जिससे कि उसका जो ऑर्गेनिक का गुण है वो बरकरार रहता है? देखिए, हमने कोई भी नई चीज़ का इन्वेंशन नहीं किया, हमने रीडिस्कवर किया कई चीज़ें जो लुप्त हो चुकी थी हमारी प्राचीन काल से, जो तो उसके ऊपर अपन ने अध्ययन किया और देखा कि उसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब आपकी सेहत के साथ। सेहत जैसे आप ऑयल के लिए ले लीजिए तो घानी से जो बनने वाला ऑयल है उसकी गुणवत्ता डेफिनेटली जो रिफाइंड से बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर देसी घी है। अब अपन देसी घी को मशीन से बनने वाले को भी देसी घी बोलने लग गए, जबकि देसी घी हकीकत में जो बिनोला से बनता है, बिनोला प्रोसेस से अपन बनाते हैं, उसको ही देसी घी बोलना चाहिए और उसकी गुणवत्ता उसी में कायम रह सकती है। तो हमने जो किया वो यही किया कि पुरानी चीज़ों को रीडिस्कवर किया। अब सरसों का उदाहरण ले लीजिए कि सरसों अमूमन जो हमारे किसान भाई भी जानते हैं या जनरल पब्लिक जानती है कि भाई दो प्रकार की सरसों होती है, एक पीली और एक काली, जबकि ऐसा नहीं है। पीली में भी बहुत सी वैरायटीज़ होती है और काली में भी बहुत सी वैरायटीज़ होती है, हर एक वैरायटीज़ का अलग गुण होता है। तो हमने उन अलग अलग वैरायटीज़ के गुणों के ऊपर अध्ययन करके उस प्रकार से तेल बनाया और उनकी जो प्राचीन जो विधि थी उसको जिंदा रखा और उसमें जो भी आज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है
के मापदंड में उसको सेट करते हुए, ताकि उसकी जो असली खासियत और खुशबू है वो कहीं नहीं खो जाए, उसको ध्यान में रखते किया। और उसके लिए आज सभी ने हमें प्रशंसा मिली, उसके लिए मैं हम सभी के आभारी हैं। जी हाँ, वाकई में बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी पद्धतियों को जिंदा रखें और समय के साथ कदमताल करने के लिए उनमें तरह तरह के परिवर्तन इस तरीके से करें कि उसका वजूद भी बरकरार रहे और हम नए ज़माने के साथ। लोगों ने अपना टेलीविज़न सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है, उन लोगों को बता दें कि आज हम तेल से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई समाधान चाहिए, कोई शंका है तेल से जुड़ी किसी बात पे, उसकी शुद्धता को लेकर, उसको किस प्रकार से पहचानें, इसको लेकर, तो आप हमें 0141 451 5103 पर फ़ोन कर सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। मनोज जी, आपने बताया कि आप जी इसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जुड़ सकते हैं जैसे कि इस समय पर हमारे साथ एक दर्शक गणपत जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार गणपत जी, राम राम साहब। राम राम साहब जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आभार है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। आपका अभी कहना देख रहे थे, जैविक वाला तो अच्छा बता रहे हैं प्रोसेसिंग जी एक मूफा और फूफा करके भी दो शब्द होता है, उनका क्या चक्कर होता है, वो थोड़ा सा उसको भी समझा दे तो हमें आसानी रहेगी। जी सर, वही सवाल जो अक्सर लोगों के पास में होता है कि तेल के बारे में विज्ञापन में सुनते हैं और उसके बाद उन्हें समझ कुछ आता नहीं। बताइए क्या है मूफा और पूफा? देखिए, तेल की एक फैटी एसिड प्रोफाइल होती है जी तो उसको अगर ब्रॉडली अपन देखे जाए तो दो प्रकार के उसमें फैट्स होते हैं। एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं सेचुरेटेड फैट्स। जी अब पब्लिक यूजुअली नहीं समझ पाती कि कौन से फैट्स बढ़िया है। जी तो इसमें जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो अपनी बॉडी के लिए बढ़िया होते हैं, जो सेचुरेटेड फैट्स है वो अपने लिए अच्छे नहीं होते। तो अनसेचुरेटेड फैट्स जितना कम होगा जिस तेल में, वो तेल उतना ही बेहतर होगा अपने शरीर के लिए, एक नंबर। अब जैसे उन्होंने मूफा और पूफा के लिए पूछा, जी तो आप मूफा और पूफा किसी भी तेल में डाल या उसकी बना नहीं सकते, वो उसका एक मूलभूत गुण होता है, उसके अंदर ही होता है। तो जैसे सबसे बेस्ट मूफा और पूफा के जो रेशियो है वो मस्टर्ड ऑयल में मिलता है। जी तो ये जो मूफा और पूफा है ये अनसेचुरेटेड फैट्स के पार्ट्स है। मतलब अनसेचुरेटेड फैट्स के पार्ट्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक मोनी अनसेचुरेटेड फैट्स और एक पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स। हालांकि ये दोनों ही फैट्स अपनी बॉडी के लिए बढ़िया है, जो अनसेचुरेटेड फैट्स के पार्ट्स होते हैं। तो ये मूफा और पूफा का एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है। जी मनोज जी, एक और दर्शक हैं जो कि फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने का। जी नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार सर, राम राम साहब। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर आपका प्रोग्राम देखते हैं, खेती किसानी के रिगार्डिंग काफी अच्छा आपका प्रोग्राम है, हमें भी काफी मदद मिलती है। और आज का जो ये आपका प्रोग्राम है इसमें एक ऐसा विषय आप लेकर आए हैं जो शायद कहीं ना कहीं सबके मन में ही ये सवाल होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज जी से ये सवाल है, जो तेल के हम विज्ञापन देखते हैं उसमें अलग अलग बातें बताई जाती हैं, और ऐसे ही एक बताते हैं रिफाइंड और डबल रिफाइंड, तो इसमें क्या अंतर है? जी हाँ, वाकई में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को हमें वाकई में चर्चा करनी चाहिए। रिफाइंड और डबल रिफाइंड, ये क्या टर्म्स है सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए भी आपकी भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। देखिए, एक नंबर तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि रिफाइंड तेल आप यूज़ ना करें। अगर कोई ब्लेंड ऑयल भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो बाज़ारों में बहुत से ब्लेंड ऑयल मिलते हैं, उसमें भी अगर रिफाइंड ऑयल का यूज़ हो रहा है तो उसको ना करें। दूसरी नंबर रह गई रिफाइंड और डबल रिफाइंड। हकीकत में ऐसा कोई टेक्निकल टर्म गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, और डबल रिफाइंड लिखना आज की डेट में इंडिया में गैर कानूनी है। अगर आप डबल फिल्टर लिखते हो या डबल रिफाइंड लिखते हैं तो ये गैर कानूनी है। रिफाइंड मतलब रिफाइंड है, इसमें डबल रिफाइंड या ट्रिपल रिफाइंड ऐसा कोई भी शब्द कानूनी तौर पर नहीं है, और उसको यूज करना भी इलीगल है। हो सकता है कई निर्माता कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अपने प्रोडक्ट को कुछ बेटर बताने के लिए डबल रिफाइंड लिख देते हैं, और अगर कोई चीज़ डबल रिफाइंड है तो मैं बोल दूंगा उससे तो और भी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए आपको। तो डबल रिफाइंड बोल के ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई डबल रिफाइंड है तो आप समझ लीजिए कि इससे और भी ज़्यादा ये और भी खतरनाक है अपने शरीर के लिए। जी, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें वापस पुरानी पद्धति की ओर लौटना होगा, हमें पुरानी जड़ों की तरफ लौटना होगा कि खेत से जो है सरसों आने के बाद सीधा कोल्हू के पास जाएं, जिसे घानी कहते हैं, वहां जाएं और उसको उसी तरीके से वुडन प्रेस तरीके से उसका तेल निकाला जाए और उसे हमें काम में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमें पुरानी तरफ क्यों लौटना चाहिए। कारण ये है
कि ठीक है, हमने आज मॉडर्नाइजेशन में बहुत डेवलपमेंट कर लिया है। एक आपके पास एक ऐसा गजेट है जिसको आप मोबाइल बोलते हो, और अमेरिका में बैठे हुए बंदे से आप 10 नंबर मिला के बात कर सकते हो। हकीकत में बहुत कमाल का आविष्कार है। परंतु अगर आप गौर से देखोगे तो आपका जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो इंजन है, इसमें आज भी आप नाक से सांस ले रहे हो, कान से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मुंह से खा रहे हो। तो हकीकत में आप में डेवलपमेंट हुआ नहीं सब कुछ भी। ये तो राजा रामचंद्र जी भी इसी प्रोसेस से अपनी दिनचर्या करते थे, या कृष्ण जी भी ऐसी दिनचर्या करते थे, या जीसस क्राइस्ट भी इसी हिसाब से, वो भी ऑक्सीजन के ऊपर जीवित थे। तो आपका जो ये इंजन है, शरीर रूपी जो इंजन है, वो आज भी बहुत पुराने हिसाब का ही है। तो इसमें अगर आपने फूड के साथ बहुत मॉडर्नाइजेशन कर दिया तो उसका तालमेल नहीं बैठता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास कोई पेट्रोल की गाड़ी है और उसको 20 साल बाद आप सोचो कि अब मैं इसको डीजल एक दिन डलवा के देखूं, तो सर वो गाड़ी नहीं चलेगी। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें इंजन सीज हो जाएगा। प्रॉब्लम यही हो रही है कि आज आप रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं कि रोज की रूटीन उनकी बहुत बढ़िया थी, रोज 2 घंटे जिम में जाते थे, वर्कआउट करते थे, लेकिन खाने को वो मिसगाइड होके गलत यूज़ करने लगे। तो 40 साल में रात को बंदा आया है पार्टी करके, रात को अपने घर में सोता है और सुबह सुबह वो नहीं उठ रहा है, बोले उसको साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। तो सर हार्ट अटैक हो गया यानी आपका इंजन सीज हो गया, यानी आपकी ऑयल में, यानी आपके खाने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही है। 80% आपका जो शरीर का जो बीमारियां हैं वो खाने से संबंधित होती है ना। और वर्कआउट 15% और 5% एनवायरनमेंट है। अपन ने 80% को बहुत भ्रांतियों के कारण बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं, जिससे आज की डेट में बहुत सी बीमारी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि अपनी बॉडी चूँकि बहुत प्राचीन है और बहुत ही सुदृढ़, मतलब बहुत ही एक खूबसूरत अब भगवान ने अपने को देन दी है, तो इसके साथ लिए अपने को प्राचीन चीज़ें यूज करनी चाहिए, उसकी विधि से बनी हुई चीज़ को यूज करना चाहिए। एक और दर्शक हैं जो कि बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा ये सवाल था कि ये जो रिफाइंड तेल है, ये बनाया क्यों जाता है? इसका क्या बनाने का क्या कारण है? रिफाइंड तेल जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिफाइंड लोगों के दिमाग में घूम रहा है। आपको बहुत सही समय पे बुलाया हमने आपको। देखिए सर, एक्चुअली पहला जो अपना तेल की इकोनॉमी थी वो छोटे छोटे घानियों के ऊपर डिपेंडेंट थी जी। और घानी के लिए आपको मैनुअल एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, एक घानी को चलाने के लिए कम से कम 2 आदमी की रिक्वायरमेंट होती है जी। जब बड़ी कंपनीज इनमें आई तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार की लेबर फोर्स के साथ वो बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है जी। तो उन्होंने उसका एक हल निकाला जिसमें वो फुल्ली ऑटोमाइजेशन कर दिया, जिसमें मैनुअल बहुत कम यूज आ रहे हैं। प्रोसेस उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेडिशनल प्रोसेस को ही एलिमिनेट कर दिया और रिफाइंड ऑयल बना दिया। फिर उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया, क्योंकि जो घानी बनाने वाला तेल था उसके पास कोई माध्यम नहीं था अपने तेलों को, उसके गुणवत्ता को प्रचार प्रसार करने अपनी के बात लिए रखने का समय नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला उसका। वो पुरानी पद्धति से उसके पास एक धरोहर की तरह चले आ रहा था, तो उसने उसके ऊपर कभी रिसर्च नहीं की। जब धरोहर की तरह आई, जैसे आज भी कहा जाता है कि भाई आपको अगर कोई कहीं पे कट गया है तो हल्दी का दूध ले लीजिए, तो ये एक दादी ने उनकी दादी ने उनको बताया, तो उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी कोई रिसर्च नहीं की और जनरल पब्लिक ने भी नहीं की और निर्माता ने भी नहीं की। और इसका जो बड़ी कंपनियों ने है वो अपने तेल की उन्होंने इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया कि वो अपने उसके गुण बता दिए और हमारे वाले तेल को है ना, जो उसकी खासियत थी उसको अवगुण में शामिल कर दिया। और चूंकि उनको बड़ा प्रोडक्शन करना था और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना था, तो उनके पास रिफाइंड के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वो रिफाइंड को प्रमोट होने लग गया। इसके लिए इस रिफाइंड का जन्म हुआ है। जी हाँ सर, क्या ऐसा संभव नहीं है जिस प्रकार से ये भी तेल का जो व्यापार है, जो छोटी घानियों की बात कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड वे है, और ठीक इसी प्रकार दूध का व्यापार था वो भी बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड वे था, परंतु सब दूध वालों को इकट्ठा किया गया, कोऑपरेटिव्स बनाई गई और उसके बाद एक दूध का व्यापार को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। क्या तेल के साथ ऐसा नहीं हो सकता? आप तो एक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं बिल्कुल साहब, अभी तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मतलब इस प्रकार की एग्री इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं,
क्योंकि राजस्थान का भी एग्री जो फील्ड है वो बहुत उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो गवर्नमेंट इंडिविजुअलों को भी बहुत सी सब्सिडी दे रही है, और अगर क्लस्टर में कुछ किसान 15 या 20 किसान मिलकर अगर कुछ इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट दे रखा है। उसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, और जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका बहुत पार्ट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको दे देगी। एफपीओ के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। एफपीओ की तरह भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें आप घानी लगा सकते हैं, अपने आसपास का प्रोडक्शन से उसका तेल निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बोलना चाहूँगा कि बहुत जन घानी लगा लेते हैं लेकिन उसके साथ फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस कारण से बहुत सी पब्लिक उसको यूज़ नहीं कर पाती है, और हकीकत बात भी है कि उसमें कुछ कण जो है वो उस प्रोडक्ट के रह जाते हैं, जिसके कारण वो इतना हेल्दी नहीं रहता जितना हेल्दी उसको रहना चाहिए था। सेटलमेंट के पहले अपने पास ऐसी विधि नहीं थी। अब छोटे छोटे फिल्टर आते हैं, तो आप घानी के साथ एक फिल्टर भी जरूर लगाएं ताकि एक साफ तेल और नेचुरल प्रोसेस में। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, फोन कॉल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बात करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान से। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सा जी बोलिए अविनाश जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? से बोल रहा था जी। मैं पूछ रहा था जैसे अपन अचार लेकर आते हैं जी, उसमें कुछ तेल होता है जो उसका स्वाद मीठा मीठा होता है जी, उसका क्या कारण होगा? तेल अचार कुछ समझ पाए सर मैं आप? समझ नहीं पाया, दोबारा पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे अचार का जो तेल होता है जी, उसमें कुछ मिठास ली हुई होती है, वो जो तेल जैसे तेल का तीखापन होता है, जैसे सरसों का तेल होता है उसमें तीखापन होता है। जी जी जी, उसी तरह जो बाजार से जो हम लोग अचार परचेज करके लेकर आते हैं जी, उसका जो उसका तेल का जो टेस्ट होता है वो जी, ये पूछना चाहते हैं, घर में जो तेल हम अचार डालते हैं उसमें तीखापन होता है, लेकिन बाहर से जब लाते हैं तो उसमें स्वाद बदल जाता है, क्या कारण है? कुछ प्रिजर्वेशन जी इनका कारण? देखिए, हाँ, नहीं, इनका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। ये बात सही है कि अपन बाजार से जो तेल लाते हैं, अचार लाते हैं, उसमें कई बार उसमें मीठापन महसूस होता है। तो उसका देखिए बेसिक रीज़न यही है कि देखिए वो एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन है जी। अपने घर के खाने का मुकाबला बाहर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। घर के अचार जो है उसमें आप शुद्धता मेंटेन करते हो, उसमें बढ़िया से बढ़िया आप तेल डालते हो, सरसों तेल डालते हो, और सरसों तेल कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा होने के कारण जो भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन करता है उसको उस बात का वो नहीं है, उसको अपनी कॉस्ट को भी देखते हुए चलना है, तो उसमें कई बार अलग प्रकार के तेलों का प्रयोग कर लेते हैं। अब उस कारण से उसका जो तीखापन है वो तेलों में महसूस नहीं होता है, तो वो आपको जब कड़वा नहीं लगता तो वो आपको मीठा लगता है। तो उसमें ज़रूर ये है कि उसमें सरसों तेल का प्रयोग शायद नहीं हुआ हो। जी जी, चलिए डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपने बताया कि रिफाइंड तेल नहीं खाना, डबल रिफाइंड तेल तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं खाना चाहिए, ये वाला तेल नहीं खाएं कौन सा तेल? ये सबसे बड़ी बात है। कौन सा तेल आप सजेस्ट करते हैं कि ये तेल हमें काम में लेना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क रहता है जनरल पब्लिक में कि तेल कौन सा खाएं जी। और जो न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई होती है वो इस प्रकार से लिखी हुई है कि मतलब यूजुअली एक लेमैन को, मुझे भी अगर तेल के अलावा और कोई प्रोडक्ट आप बताएंगे तो मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि उस न्यूट्रिशन वैल्यू का क्या अर्थ होता है। हकीकत में अगर आप तेल लेने जाएं तो सिर्फ उसकी एमआरपी और एक्सपायरी डेट को ही ना देखें जी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अमूमन गलत नहीं हो सकती है जी। जो आपको देखने वाली चीज़ है वो आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें। सबसे पहले तो आप उसका इंग्रेडिएंट देखें कि वो सिंगल ऑयल हो। दूसरा नंबर, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है उसमें ये बाध्यता नहीं है कि आपको कोल्ड प्रेस लिखना पड़ेगा या फिल्टर लिखना पड़ेगा जी। लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है कि आपको रिफाइंड लिखना पड़ेगा जी। तो अगर आप तेल का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, या मैं जाता हूं, मैं अपनी बात बता देता हूं आपको, तो मैं रिफाइंड तेल को नहीं लूँगा। अब मेरे पास बच जाते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल। तो कोल्ड प्रेस ऑयल में अमूमन 4 ऑयल है। एक पीली सरसों का तेल है, एक कच्ची घानी सरसों का तेल है, एक मूंगफली का तेल है और एक तिल्ली का तेल है। जो मेरा अध्ययन के हिसाब से है वो सबसे कम सेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो पीली सरसों के तेल में होते हैं। तो पीली सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए और 12 महीने के लिए सबसे बढ़िया तेल है। दूसरे नंबर पे कच्ची घानी सरसों का तेल है, जिसको हम काली सरसों का भी तेल बोलते हैं। थर्ड नंबर पे ठंड में यूज करने के लिए तिल्ली का तेल आप यूज कर सकते हैं, तिल्ली का तेल।
और 4th नंबर पे ग्राउंडनट ऑयल है। हालांकि ग्राउंडनट ऑयल जो है उसको अमूमन उपवास वाले दिन यूज करने जाते हैं। फॉरेन में तो ये भी कंपलसरी है कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर ग्राउंडनट लिखा हुआ है तो वो उसमें एक मैंडेटरी मेंशन करे कि इट्स कंटेंट पीनट, क्योंकि वो उसमें एक थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको अमूमन उपवास के लिए सजेस्ट किया जाता है। परंतु फिर भी ये चारों ऑयल आपके लिए बेटर है। तिल्ली को ठंड में खाना चाहिए, 12 महीने आपको नहीं यूज करना चाहिए। पीली सरसों का तेल आप कंटिन्यूस पूरे साल भर, या काली सरसों का तेल आप पूरे साल भर आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस क्रम में ये तेल मेरे हिसाब से बेटर है। इन दिनों में ओलिव ऑयल भी बहुत चर्चा में है। क्या है ओलिव ऑयल, क्यों ये चर्चा में है और कैसा है स्वास्थ्य के लिए खाने के हिसाब से? देखिए, ओलिव ऑयल का भी जो एडवर्टीजमेंट पार्ट है वो बहुत बढ़िया रहा है जी। और मतलब ये एक इम्पोर्टेड ऑयल होने के बाद भी बहुत से एजुकेटेड फैमिली में भी अपनी जगह बना चुका है। देखिए, ओलिव ऑयल मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, दूसरा वर्जिन ओलिव ऑयल और तीसरा पोमस। तो पोमस ऑयल तो एक प्रकार से रिफाइंड हो गया, तो वो तो बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब रह गए एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ओलिव ऑयल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ओलिव ऑयल नो डाउट कि एक अच्छा ऑयल है, लेकिन सरसों तेल से बेटर नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स उसमें करीबन 18-19% है, जबकि सरसों तेल में 6-7-8% तक है। एक नंबर। दूसरा नंबर, ओलिव ऑयल इज ए एडिबल ऑयल, नॉट ए कुकिंग ऑयल। मतलब ओलिव ऑयल एक खाने योग तेल है, पकाने योग तेल नहीं। मतलब उसको आप खा तो सकते हो, लेकिन उसमें आप कुछ पका नहीं सकते। मतलब जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड के लिए वो ओलिव ऑयल जैसे ही आप उसको पकाते हो, चूंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत डाउन होता है, तो वो एक्चुअली ट्रांस फैटी एसिड उसमें डेवलप हो जाती है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो उसको आप एज ए ड्रेसिंग या सलाद ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। कुकिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ओलिव ऑयल आपको खाना चाहिए इंडियन कुकिंग के लिए। जी, अच्छा, चलिए वापस हम किसानों की तरफ चलते हैं कि अगर कोई किसान अपने यहाँ पे घानी लगाना चाहता है, अपने यहाँ वापस पुराने तरह से अपने यहाँ पे तेल निकालना चाहता है, कोलू का लगाना चाहता है, तो क्या उसे करना चाहिए? क्या किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत होती है? क्या करना चाहिए उसे? देखिए, अगर उसको एक्चुअल प्रोडक्शन में जाना है तो सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। जो भी अपने कानून है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है किसानों के लिए। तो खासकर गवर्नमेंट ने बहुत इजी कानून बना के रखे हैं। मतलब आप घानी लगाइए, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास एक 20 बाई 20 की जगह आप एक सामूहिक रूप से बना सकते हैं, उसमें 1 या 2 घानी लगा सकते हैं, एक फिल्टर प्रेस लगा सकते हैं, एक छोटा टैंक लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है वो 5 से 7 लाख रुपए के बीच में कंप्लीट हो जाता है। आप इस प्रोडक्शन के लिए उसमें बहुत लंबा प्रोडक्शन नहीं निकलता है, परंतु 20-30 किसानों की फसल उसमें खपाई जा सकती है। तो आपको एक स्टेट लेवल का ही FSSAI लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा और कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टर्नओवर ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो शायद GST की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप इसको अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक विधि से इसे करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काम में लेते हैं, तो कंपनीज हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीद सकती हैं। बिल्कुल, आज ऑर्गेनिक का इतना बड़ा मार्केट है, और फॉरेन में तो ऑर्गेनिक मतलब मुझे दुख इस बात का है कि हम तो स्वभाव से ही ऑर्गेनिक थे। मतलब देसी जिसे हम बोलते थे उसे अब ऑर्गेनिक बोलने लग गए एक प्रकार से। तो अपनी इसका बहुत बड़ा मार्केट है। अब जैसे एक खासियत इंडिया को एक बात की और मिल रही है कि इंडिया में आज की डेट में GM जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो अभी अलाउड नहीं है। तो फॉरेन में नॉन GMO बोलकर भी अपने प्रोडक्ट की बहुत बड़ी एक डिमांड रहती है। बस थोड़ी सी आवश्यकता है कि अपन उसके प्रोसेस को समझे, उसकी पैकेजिंग को समझे, और इस प्रकार से कोई किसान भी एक्सपोर्टर बन सकता है। अभी राजस्थान सरकार ने तो निर्यातक बनो बोल के एक स्कीम और चलाई है, जिससे मुझे लगता है उस स्कीम से जुड़ना चाहिए हर एक किसान को, और ऑर्गेनिक और नॉन GMO प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। जी, एक और दर्शक है जो बात करना चाहते हैं आपसे, इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र यादव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। जी नमस्कार राजेंद्र जी, राम राम साहब। नमस्कार सर, राम राम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं राजेंद्र जी? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि तेल के भाव बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं सर, तो इसका क्या रीजन है? इंतजार कर रहा था सर मैं इस सवाल का, बताइए क्या कारण हो सकता है, कि क्या कारण है असल में? ठीक है, और सारे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उन्हें तो हम संभाल लेंगे, पर आपसे तो ये सवाल पूछना बनता है कि खाद्य तेल के दाम इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कारण? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि अपन ने अपनी डोर जो है वो किसी दूसरे के हाथ में सौंप दी है जी, विडम्बना स्वरूप।
और अब जो जिस प्रकार से वो अपन हमें नचाता है, हमें नाचना पड़ता है। तो मैं इसका सारांश समझाना चाहता हूँ कि 1995-96 तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब इंडिया का 90-95% ऑयल इंडिया में ही बनता था और इंडिया में ही खप जाता था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे इम्पोर्टेड ऑयल्स आए, इंडिया की घानियाँ गायब हो गई, छोटी मिलें गायब हो गई, किसानों के माल सही भाव में नहीं बिके तो उन्होंने भी अपना डाइवर्जन दूसरी क्रॉप की तरफ करने लग गए। तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी आज की डेट में हम 70% ऑयल के ऊपर फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे जो भी तेज़ी या मंदी आती है उसका डायरेक्ट असर यहाँ पे देखने को मिलता है। विडंबना ये रही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से फॉरेन का जो तेल है वो बहुत उसका एक बड़ा भाग बायोफ्यूल में भी यूज़ होता है। तो वहाँ पे खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ने लग गए। तो खाद्य तेलों के दाम बढ़ने लग गए तो इंडिया में कॉस्टिंग उसके ऊपर आने लग गई। तो इस कारणवश इंडिया में भी दाम बढ़ने लग गए। इंडिया की सेल्फ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया मात्र 30% बनाता है। तो वो प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर है। जो भी उसको फॉरेन से प्राइस मिलता है उसको एप्लीकेबल करनी पड़ती है। तो ये एक विडंबना है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर रही है, लेकिन अगर सही दिशा में कोशिश किया जाए तो 3-4-5 साल लगेंगे, हम वापस से सेल्फ सफिशिएंट और अच्छे तेल में सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तभी अपन उस प्राइस के ऊपर प्राइस मेकर बन सकते हैं। अपन प्राइस टेकर हैं आज की डेट। जी, शक्ति सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार शक्ति सिंह जी। राम राम सर, राम राम। राम राम, कैसे हैं आप? साहब ये आज बहुत बढ़िया, बहुत देर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इतना बढ़िया ज्ञान की बातें तेल के ऊपर मिल रही है साहब। ये तो हमको ये जानना था कि ये जो साहब की संस्था किसके लिए काम करती है। हम भी किसान हैं बीकानेर के, हमको इनसे क्या लाभ मिल सकता है। और सर साहब इस बार हो सके तो अगला प्रोग्राम कोई मछली पालन या मधुमक्खी पालन पे भी हो जाए तो हमको बड़ा लाभ मिलेगा आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव नोट किया जाता है। बहुत जल्द मधुमक्खी पालन और मछली पालन पर भी हम कार्यक्रम करेंगे। जी, आपकी संस्था किस प्रकार से किसानों को मदद पहुंचा सकती है? किसान को क्या फ़ायदा मिल सकता है आपकी संस्था से? देखिए, हमारी संस्थान जो है वो बेसिकली अगर आप जैविक खेती की तरफ आपका रुझान है और जो होना भी चाहिए, मैं चाहता हूँ, तो सरसों अगर आप बोना चाहेंगे तो उसके लिए हम आपके प्रोसीजर बता देते हैं, आपका सारा उसमें हेल्प करते हैं। और उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको भी हम बाजार रेट से बेटर रेट में तैयार है। चलिए मुरारका जी, लगभग 11,000 करोड़ रुपए पाम प्लांटेशन के लिए अप्रूव किए हैं सरकार ने। तो क्या इससे तेल के व्यापारियों को, तेल के उपभोक्ताओं को कुछ संबंध है? इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी? देखिए, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस मामले में कि तेल में अपनी सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए। परंतु विडंबना की बात यह है कि थोड़ा सा डायरेक्शन मुझे जो 11,000 करोड़ पाम प्लांटेशन के लिए निकाला है ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि आपका जो आपका एनवायरनमेंट है वो इसके लिए एक नंबर अलाउ नहीं करता। दूसरा, पाम का तेल को एक बहुत हेल्दी ऑयल नहीं माना जाता। तीसरा नंबर बात, इसकी जो फसल है वो 5 साल में कुछ आना स्टार्ट होती है और 12 साल बाद पूर्णतः आना स्टार्ट होती है और 25 साल तक आप खेती करते हो। तो किसान एक प्रकार से बन जाएगा 25 सालों के लिए। तो जो अपन नहीं चाहते कि अच्छी पॉलिसी, आज किसान को अगर चने की दाम अच्छे नहीं मिल रहे तो वो सरसों बो देता है, सरसों के अच्छे नहीं मिले तो वो मूंगफली बो सकता है। लेकिन अगर पाम का प्लांटेशन करते हो तो आप 25 साल के लिए बन जाते हो, जो मेरे लिए बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक वो निर्णय नहीं हो सकता। जी, पहले के ज़माने की बात, क्योंकि बार बार हम लोग पुरानी बात कर रहे हैं, पुराने दिनों में एक तेल का हम लेकर आते थे, कनस्तर या जो भी तेल के लेकर आते थे, उसी से सब काम कर लिया करते थे। परंतु इस धार्मिक देश में अब पूजा के लिए भी तेल अलग से आने लगा है। ये क्या चीज़ है? ये कौन सा तेल है? देखिए, ये बहुत है कि विडंबना और दुख की बात है कि बहुत से जन पूजा के नाम पे तेल लाते हैं। वो सिर्फ अपने आप को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के कानून से बचने के लिए उसमें मात्र पूजा का या दीपक का तेल लिख देते हैं, जो गलत बात है। वो चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, पूजा के नाम पे उससे वो जितने भी प्रावधान है कानून के उससे बच जाते हैं। परंतु सबसे विडंबना की बात यह है कि मैंने ये भी देखा है कि जो पूजा के नाम पे जो तेल यूज होता है उसमें अमूमन यूज्ड ऑयल यूज होता है। मतलब जो तेल काम में लिया जाता है, जिसमें कई प्रकार के नॉन वेज भी बने हुए होते हैं
वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेज भी बने हुए होते हैं, उसको आप फिर पूजा के नाम से, तो इस प्रकार से आप एक भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हो। तो मेरी जनता से है कि खाने के लिए तो ये पूजा के जो ऑयल है उसको कभी यूज़ लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप धार्मिक कर्म के लिए भी ले रहे हैं तो ये पूजा के बोलकर जो ऑयल आते हैं बाजार में उसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो तेल काम में ले लिया गया है, जिससे बहुत सारी चीजें पहले तल ली गई हैं, या वो उसके बाद जो बचा हुआ गाढ़ा तेल बिल्कुल। जो होता है, और उसके बाद सबसे विडम्बना की बात कि उसमें आप पूजा में काम ले रहे हो, उसमें हो सकता है नॉन वेज भी पका हुआ कुछ भी हो, पका हुआ हो सकता है। सही ये बात है। चीज़ है। जी, अच्छा, ब्लेंडेड ऑयल भी एक टर्म आती है। मैं चाहता हूं कि आज आप आए हैं तो हम सारी चीजों के सारे कंफ्यूजन दूर कर लें। ये क्या चीज है? देखिए, ब्लेंडेड ऑयल और कुछ नहीं है, दो तेलों को मिश्रण करके बनाया गया है जी। परंतु विडम्बना इसमें ये है, सबसे प्रॉब्लम ये है कि कौन से दो तेल मिलाए हैं, इसके कोई मापदंड नहीं है इसको जानने के एफएसआई में भी, या जितने मापदंड है वो पर्याप्त नहीं है कि पता लगा सके कि भाई कौन सा तेल कितने परसेंटेज में मिला है। अभी भारत सरकार ने 8 जून से सरसों तेल में किसी भी प्रकार का तेल मिलाने को बैन कर दिया, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। तो मैं ये गवर्नमेंट से मेरी भी ये दरख्वास्त है कि अगर, और पब्लिक से भी, कि आप ब्लेंड ऑयल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इससे बेटर है कि आप 2 प्रकार के तेल ले आए और अपने हिसाब से ब्लेंड करें उसको, अगर आप ब्लेंड यूज करना चाह रहे हो। हालांकि ब्लेंड का ऐसा कोई बहुत बड़ा लाभ होता है ऐसा मुझे नहीं दिखता है मैं पर्सनल लेवल पे, लेकिन फिर भी अगर आप ब्लेंड यूज करना चाहते हैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 2 तेल लाने हैं और उसको मिलाना है, तो वो आप घर में बहुत इजीली कर सकते हो। तो आप दूसरे ब्लेंडेड जो रेडीमेड मिल रहे हैं उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि तेलों को बदल बदल कर खाना चाहिए, क्या सही बात है ये? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन इसका जिस हिसाब से प्रचार किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तेल बदल बदल के खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको तेल बदलना है तो आप किसी भी हल्के तेल में बदल गए। दूसरे नंबर रही कि अपने यहाँ पे तेल बदलने का रिवाज बहुत पहले से है। जैसे सब्जियाँ हैं तो सरसों तेल में बनती थी, और जो रोटियां है वो देसी घी में बनती थी, ठंड में हम तिल्ली का तेल इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिशन जो अपने को रिक्वायर्ड था वो पहले से अपने को आ गया। अब आज की डेट में तेल बदलने के ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन ये जोर नहीं दिया गया कि आपको तेल बदलना कौन सा है कि अगर आप एक अच्छा सरसों तेल खा रहे हो तो सिर्फ बदलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाम ऑयल खाने स्टार्ट कर दिए। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात को पब्लिक को भी समझना चाहिए। बदलने का मतलब ये है कि हर प्रकार का पोषण आपके पास जाता है, आप कभी सरसों का कभी मूंगफली का इस तरीके से कर सकते हैं। एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पे मौजूद है, समय बहुत कम बचा है। जी नमस्कार, राम राम साहब। हाँ नमस्कार साहब, राम राम साहब। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साहब मैं पूछना चाह रहा था, प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं पूछना चाह रहा था, ये सूरजमुखी का जो तेल है उसके बारे में अभी तक कोई वो आया नहीं, वो खाना योग्य है या नहीं है? जी, सूरजमुखी का तेल सर। हाँ, सनफ्लावर है। देखिए, सनफ्लावर की इंडिया में भी खेती होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, यूजुअली इंपोर्टेड ऑयल्स ही आते हैं। वापस से मैं बताऊंगा कि तेल को अपने को डिवाइड करना है तो रिफाइंड तेल का यूज़ नहीं करना है। सब जो बाज़ार में जितने भी सूरजमुखी के तेल है उसमें से सारे के सारे रिफाइंड तेल ही होते हैं। तो रिफाइंड तेल है तो आगे उसके विषय में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। रिफाइंड तेल है तो फिर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सूरजमुखी का रिफाइंड हो या किसी भी रिफाइंड हो, रिफाइंड तेल यूज़ नहीं करना चाहिए। जी जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को जो कि हमारे इस कार्यक्रम के रेगुलर दर्शक हैं, जिन्हें कि हम बार बार कहते हैं कि आप जैविक खेती कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, तेल की जो खेती, जो तेल वाली फसलें उगाते हैं, जो तेल वाली चीज़ें उगाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जैविक खेती का क्या भविष्य है? देखिए, जैविक खेती पिछले 20 सालों में करीबन लुप्त हो गई थी, लेकिन वापस से इसकी एक पुनर्जन्म हो रहा है और इसका बहुत बड़ा मार्केट है। मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आपके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो और कोई भी पैदा नहीं कर सकते। आप धरती से सरसों और मूंगफली और तिल ये आप पैदा कर सकते हैं, तो आप इसमें वैल्यू एडिशन कीजिए, इसको जैविक बनाइए, ये पहला वैल्यू एडिशन हुआ। और हो सके तो आप एक ग्रुप बना के छोटे छोटे ढानी में एक एक दो घानी बना लगाइए, जिससे आपका वैल्यू एडिशन होगा और उससे आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी। तो ये मेरा है कि जैविक की तरफ आप रुख कीजिए और जैविक प्रोसेसिंग के ऊपर भी आप जोर दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा एक वैल्यू एडिशन आप अपने प्रोडक्ट में कर सकते हैं। जी हाँ, किसान भाइयों के लिए तो हर बार हम यही कहते हैं कि किसी भी प्रकार से आइए और जैविक को अपनाइए, जिससे कि
आम आदमी की थाली में जहर नहीं बल्कि पोषण परोसा जा सके। और आम आदमी से भी एक बात मैं फिर कार्यक्रम के अंत में कहना चाहूँगा कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए, तेल को खाने से पहले 1000 बार देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज मुरारका, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, हमसे बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने फ़ोन करने का प्रयास किया परंतु हमसे संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।